नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व घी संक्रांति आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। घी संक्रांति को सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब कर्क राशि से निकलकर अपनी राशि सिंह में प्रवेश करते हैं तो उस दिन घी संक्रांति या सिंह संक्रांति मनाई जाती है। ये त्योहार खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ा एक प्रमुख त्योहार है। बता दें कि इस दिन घरों में कई पकवान बनते हैं जिनमें विशेष तौर पर घी का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन घी का सेवन करना शुभ होता है। तो वहीं इस घी संक्रांति के अवसर पर सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांति आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ा ये लोक पर्व है और ऐसे में सीएम धामी ने भी ट्वीट कर समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि के लोक पर्व घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान सूर्यदेव से कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और यश से परिपूर्ण हो। तो आप समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ₹5,09,043 करोड़ रुपए हुई छत्तीसगढ़ की जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय भी 1,33,000 रुपए सालाना पर पहुंची। खेती के लाभकारी बनने से किसानों की संख्या भी दोगुनी होकर करीब 25 लाख हुई। समृद्धि का हो रहा विस्तार, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा लगातार। छत्तीसगढ़ ने बीते 4.5 साल में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56,89,000 टन से बढ़कर 1,07,53,000 टन पर जा पहुंची। खेती को लाभकारी बनाने की योजनाओं से राज्य में किसानों की संख्या 12,60,000 से दोगुनी होकर 24,98,000 हो गई। समर्थन मूल्य की गारंटी वाले लघु वन उपज की संख्या भी 7 से बढ़कर 67 हो गई और इसकी खरीद भी 9 गुना बढ़ी। राज्य का जीडीपी भी 2,91,000 करोड़ से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रुपए हो चुका है। खुशहाली का सबसे खास पैमाना यानी प्रति व्यक्ति आय भी 92,000 से बढ़कर 1,33,000 रुपए सालाना हो चुकी है। राज्य में घरेलू बिजली का कनेक्शन भी 25,23,000 से बढ़कर 42,16,000 हो गया। सार्वभौम पीडीएस के लाभार्थी जहां 72,71,000 से बढ़कर 2,55,00,000 हो गए, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पाने वाले अब 14,16,000 से बढ़कर 21,23,000 हो चुकी है। तेंदू पत्ता संग्रह की मजदूरी भी 2,500 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुई। शासन को जनता के और नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 और तहसीलों की तादाद को 150 से बढ़ाकर 233 किया गया। वायदे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 1, 2, 3, start! I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different.
आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के जरिए आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आनंद कारज मैरिज एक्ट लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों को अपना हक मिल सकेगा। इसके साथ ही सीएम ने श्री गुरु सिंह सभा की ओर से किए गए गरीब कल्याण के कार्यों की भी सराहना की। पंजाब जाने के लिए 850 करोड़ रुपए का रोपवे का शिलान्यास कर दिया है, यानी कि जो 4 दिन में 5 दिन में यात्रा पूरी होती थी वो यात्रा अब कुछ ही घंटों में पूरी हो गई, यानी कि 45 मिनट में रोपवे से हेमकुंड साहब के दर्शन हो जाएंगे। भाइयों बहनों, जहां आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से अभी हमको देखिए देहरादून से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, और आज आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको अब 2 से ढाई घंटे ही लगा करेंगे कुछ समय बाद। ये जो हमारा रोड बन रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का जो रोड का काम तेजी से चल रहा है, उसके पूरा होते ही 2.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो ये काम हमारे उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। हमारा हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे तमाम तरीके से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। देहरादून में राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, शासन के आला अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट से 2 गुना निवेश पाने का है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना हो उन देशों में भी जाएंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे, और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोजगार है, और उसको रोकने के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था और लगभग 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे उतरे थे, जिसका फ़ायदा युवाओं को हुआ, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड की इकॉनमी को हुआ। उसी के हिसाब से हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है जो कि लगभग दिसंबर में होगा, और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे, और एक मंथन किया गया है कि कैसे उत्तराखंड की इकॉनमी को आगे और बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी है, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर
बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे। पातन बालकिशन जी ने कहा कि हम लोग जितने 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का हम खरीदते हैं, जड़ी बूटियां खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो मैंने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें राज्य की 11,203 पंचायतों में। उत्तराखंड में लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक हादसा हुआ। दरअसल ढेला नदी में 6 घरों को अपने आगोश में ले लिया। इसके साथ ही 12 घरों में दरारें भी देखने को मिली है। तो वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों में खौफ का माहौल है। भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में पहाड़ दरक रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिनहार मदरसू जाखन पहाड़ी क्षेत्र पर लैंडस्लाइड हुआ है, जहां 9 मकान जमींदोज हो गए हैं। तो वहीं प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आधी सड़क धंस गई है और सड़क में दरारें आ गई हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। बसंत कुमार ने नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनसे जनता परेशान है। की प्रक्रिया आज पूरी हुई है और बसंत कुमार जी बहुत सशक्त ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोट है लगभग 20,000 का, और जो बसंत कुमार जी का अपना वोट परसेंटेज है जो वो लगातार पिछले 3 इलेक्शनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार बढ़ा रहे थे वो, और ये मिलके हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान हैं, अस्पताल की व्यवस्था को देख के परेशान हैं, लोगों के घरों में मोहल्लों में पानी घुस रहा है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, और कई मोहल्ले बागेश्वर में ऐसे हैं जहां पानी आज तक नहीं आता। महिला अस्पताल की हालत खराब है। प्रदेश में और देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, आपने देखा है, मणिपुर की घटना देखी है। उसके अलावा आपने दिल्ली में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लड़कियां हैं उनके संग जो बदतमीजी हुई वो आपने देखी है। अंकिता मर्डर केस के अलावा ममता, पिंकी, हाथी बरगला में लड़की का बलात्कार, उसका मर्डर, और उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC ST की लड़कियों का बलात्कार होना और सरकार का चुप रहना, ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ा माहौल खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक दे चाहे 400 स्टार प्रचारक दे, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और युवा लगातार पिछले 6.5 साल से सड़कों पर है। युवाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लाठियां पड़ रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन युवा ये कहते हैं कि आप भर्ती घोटालों की CBI जांच कर दो, तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए युवा मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड से कर। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य जारी है, जिस पर अब स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो वहीं अब इस पर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिखाया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है, और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम की ओर से हरिद्वार के
पर बनी अमृत वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। तो वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने अधिकारियों पर अपने पदों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2 पत्रों का हवाला देते हुए अल्मोड़ा और रुड़की में सरकारी अधिकारियों पर विशेष दल के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का भी आरोप लगाया। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुन पाते हैं। मैंने 2 मामले बताए हैं, 2 जनपदों के अलग अलग मामले हैं, अल्मोड़ा का और रुड़की जनपद का, जिसमें अधिकारियों ने पीए की तरह काम किया है भाजपा के। ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी ना होकर भाजपा के चरण चुंबक हैं, भाजपा के पेड वर्कर्स हैं, जिन्होंने पहले पत्र में अल्मोड़ा के जिला पंचायती राज अधिकारी ने पत्र लिखकर समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारियों को बोला है। देहरादून को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम और गैर सरकारी संगठन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करने और 100% कूड़े के निपटान पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये कूड़ा निस्तारण, कूड़ा की एक रेगुलर जो है, इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। देहरादून के श्री गुरु सिंह गुरुद्वारे में सभा का सम्मान समारोह, सीएम धामी ने मुख्य रूप से की शिरकत। मौके पर आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी अधिकारियों पर उठाए सवाल, कहा अधिकारी केवल जनता के प्रति उत्तरदायी। बागेश्वर उपचुनाव की जंग लगातार जारी, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने किया नामांकन, करण मारा, यशपाल आर्य भी मौके पर रही मौजूद। हरिद्वार के बहादुरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, खादर में दुकान का शटर तोड़कर आधा दर्जन तत्वों ने किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। ऋषिकेश में पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र रामझूला पुल पर आवाजाही की गई बंद, भारी बारिश के चलते लगातार हो रहे भूमि कटाव के खतरे पैदा। देहरादून के जाखन गांव में हुआ भारी बारिश के चलते भूस्खलन, 9 घर और 7 गौशालाएं क्षतिग्रस्त, प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। हल्द्वानी में बढ़ा डेंगू का खतरा, अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या, अस्पताल प्रशासन की लोगों से अपील, रक्तदान में लोग करें योगदान। केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चर के संचालन पर गाइडलाइन जारी, यात्रा पर निकलने से पहले होगी मेडिकल जांच, मवेशी के लिए खोले जाएंगे 4 अस्पताल। 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में जारी अलर्ट, मौसम विभाग ने की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। हरिद्वार में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 20,000 लीटर अवैध भट्टियों की नष्ट, मामले में की जा रही आगामी कार्रवाई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।